Today I will start freshly the paper 4 ethics, integrity and aptitude. पेपर 4 मेंस एग्जामिनेशन में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पर हम आज चर्चा करेंगे। आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से पेपर 4 की प्रिपरेशन हमें करनी है। यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में एथिक्स के पेपर में क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन क्या है, डिमांड क्या है, किस तरह से आंसर लिखे जाते हैं और हमारा अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पेपर को प्रिपेयर करने की। देखिए, एथिक्स बड़ा ही रिसेंट इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस में, और अभी भी एथिक्स के पेपर में किस तरह से सक्सेस प्राप्त करें, किस तरह से हम सक्सेसफुली इस पेपर को क्रैक करें, इसके क्वेश्चंस को डील करें, इसको लेके बहुत सारे अभी कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता कि केस स्टडीज़ कैसे लिखी जाती हैं, इन्हें डील कैसे किया जाता है। हम आज डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस पर और किसी एक टॉपिक पर शुरुआत करेंगे। सिलेबस के पहले चैप्टर से, पहले टॉपिक से शुरू करेंगे हम, और फिर हम इसी दौरान ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, केस स्टडीज़ किस तरह से पूछी गई हैं और उन केस स्टडीज़ को सॉल्व कैसे करना है। तो हम शुरू करेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पर इस पूरे सिलेबस में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज एथिक्स, सेकंड इंटीग्रिटी एंड थर्ड इज एप्टीट्यूड। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सिलेबस में पूरे एंटायर सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। द होल सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज एथिक्स, second integrity and third is aptitude. This ethics is philosophical aspect. ये philosophical aspects के बारे में बताएगा, philosophical aspect के बारे में बताएगा, इस पर हम बात करेंगे। Second integrity, administrative aspect, and third aptitude, this is socio-psychological. So in this way we can divide this paper ethics, integrity and aptitude into 3 parts. Ethics, that is related to philosophical aspects of the study of this subject. Second, integrity, administrative aspect, and third is aptitude, that is related to psychological aspect of this paper. So next I will show you the syllabus of this subject. So this is the syllabus. The first part, that is ethics. जो पहला पार्ट है वो एथिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे जो पेपर है उसका जो फर्स्ट पार्ट है एथिक्स। एथिक्स, इसमें टॉपिक्स हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी and educational institutions in inculcating values. So this is related to philosophical aspect of this paper. Second is integrity. Here integrity shows the values of a public administrator. What should be the values of a public administrator in the फील्ड पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए और उसको किस तरह से उसके कंडक्ट्स होने चाहिए, उसके एक्शन किस तरह के होने चाहिए, इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी हम बात करते हैं। सो दिस इंटीग्रिटी कंप्राइजेज ऑफ पब्लिक सर्विसेज, सिविल सर्विसेज वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस, प्रॉब्लम्स, ethical concerns, dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations and consents as source of ethical guidance, accountability, ethical governance,
strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations, and funding corporate governance. Next, probity in governance. Probity in governance, concept of public service, very important. Philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, code of ethics, code of conduct, citizen charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds. So this part is related to integrity, or we can say this is directly or indirectly related to public administration. Third part is aptitude. Here this aptitude consists of attitude, aptitude itself, and emotional intelligence. These three parts are very important. Emotional intelligence is related to aptitude as well as integrity also. ये दोनों से रिलेटेड है. अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो अभी हम री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में हम जो बात करते हैं, हम जो सिटीजन्स को कस्टमर्स की तरह ट्रीट करने की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर निकलता है. तो इस तरह से पूरे के पूरे सिलेबस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में. आज मैं डिस्कस करूंगा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को, जिसमें मैं बताऊंगा व्हाट इज एसेंस ऑफ एथिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, what are the factors those determine the ethics of a particular society or morality of a particular society, then consequences of ethics in human actions. So I will deal today these three parts, 3 topics: essence, determinants and consequences of ethics in human actions. So ethics and human interface. Broadly, this ethics and human interface, this comprises of 3 major topics: definition of ethics, determinants of ethics, ethics and morality, and religion and morality. हिंदी में हम इसे कह सकते हैं एथिक्स की परिभाषा. एथिक्स नीति शास्त्र हिंदी में इसका नीति शास्त्र की परिभाषा. इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? एथिक्स नीति शास्त्र एवं मोरालिटी नैतिकता, रिलीजन एंड मोरालिटी धर्म तथा नैतिकता. सो दीज 4 टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड. बिफोर डिस्कसिंग एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड in previous years from this topic directly. तो 2016 में एक क्वेश्चन है सीधे जो पूछा गया है, 2014 में 2 क्वेश्चंस हैं जो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से सीधे तौर पर पूछे गए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग्स. सेकंड क्वेश्चन है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप you will state to write the appropriate answer of all these questions. Second question is, all human beings aspire for happiness. Do you agree? What does happiness mean to you? Explain with examples. Third is, what do ethics seek to promote in human life? Why is it all the more important in public administration? तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप 1 घंटे की क्लास के बाद आसानी से दे पाएंगे. मैं आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन करूंगा कि एथिक्स क्या है, व्हाट इज एथिक्स, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ दिस टर्म हैज़ बीन डिफाइंड बाय वेरियस स्कॉलर्स. जो बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं उनने इसे किस तरह से डिफाइन किया है. फिर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज मोरालिटी, हाउ मोरालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स,
नैतिकता क्या है, यह नीति शास्त्र से किस तरह से भिन्न है, अलग कैसे है एथिक्स और मोरालिटी। हम ये भी देखेंगे कि एथिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई एथिक्स इज रिक्वायर्ड इन अवर लाइफ और एथिक्स इज रिक्वायर्ड इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी। हम इसे भी बहुत गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एथिक्स के। बहुत सारे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं एथिक्स के। तो इन एथिक्स को डिज़ाइन कैसे किया जाता है इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डिफरेंट डायमेंशंस क्या होते हैं जिनके बेसिस पर एथिक्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो नाउ आई विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स को किस तरह से डिफाइन करें। तो एथिक्स को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस अलग अलग स्कॉलर्स देते हैं। मैं आपको उन डेफिनेशंस को बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टर्म इन माय वे। मैं किस तरह से इस टर्म को एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम उन जो स्ट्रक्चर्ड डेफिनेशन है उस तक पहुंचेंगे और उन डेफिनेशंस में जो एक एक वर्ड्स हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दिस टर्म एथिक्स originates from a Greek word ethos. This ethics originates from a Greek word ethos. Ethos, it purports, इसका मतलब होता है ethos का मतलब rules, in simple term, regulations, customs, rituals. So this is the simple meaning of ethos. This term ethos is a Greek term which means customs, rituals, rules, regulations of a particular society. किसी भी सोसाइटी के एथिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ वहाँ उस सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उस सोसाइटी में प्रिवेल्ड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कस्टम्स हैं, लॉज हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर समझने की बात यह है, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट एथिक्स इज रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स एंड रिचुअल्स. ओके, we can frequently use all these terms synonymously, but ethics is different from rules and regulations. Actually ethics is a subject. Ethics एक विषय है. Ethics is a subject in which various studies are carried out to deduct various rules, regulations, customs, norms of a particular society as per the demand of that society. उस समय at that time और that space उस सोसाइटी की जो डिमांड है, उस डिमांड के लिए बहुत सारे रूल्स बनाने हैं, कस्टम्स बनाने हैं, नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, जिन नॉर्म्स को डिफरेंट मेंबर्स जो हैं सोसाइटी के वो फॉलो करेंगे। तो उन नॉर्म्स को बनाने के लिए जो स्टडी की जाती है वो सब्जेक्ट एथिक्स है। सो नाउ in this way ethics becomes a subject in which studies are carried out to bring rules, regulations, customs, norms for a particular society. अब किसी सोसाइटी के लिए एथिक्स की स्टडी करने की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, नीड क्या थी, आखिर आवश्यकता क्या पड़ी। तो एथिक्स कोई अभी स्टडी नहीं हो रही है एथिक्स की, दिस इज वेरी ओल्ड सब्जेक्ट। तो ग्रीक वर्ल्ड में हम देखेंगे कि सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, उनके टाइम पर भी एथिक्स में स्टडी की गई है। फिर हम देखेंगे कि कौटिल्य, मौर्यन एम्पायर के टाइम पर, उसके पहले महाभारत, रामायण जो टाइम रहा है, पीरियड रहा है, उस समय भी एथिक्स पर बात की जाती है। पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिकली इवन इन चाइना में ताओइज्म या डेओइज्म दोनों यूज करते हैं टर्म, ताओइज्म में भी एथिक्स की बात की जाती है। पर जब सिस्टमैटिक स्टडी की बात करते हैं तो व्हेन इट कम्स टू एथिक्स एज ए सिस्टमैटिक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो ग्रीक वर्ल्ड
इमर्ज आउट होता है, उभर करके आता है, जहाँ पर जो डिफरेंट स्कॉलर्स थे उन्होंने एथिक्स पर, जैसे सोक्रेटिस थे, एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, तो इन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी की एथिक्स की। तो वो स्टडी किस तरह से की वो हम अगले क्लासेस में देखेंगे। यहाँ हमारा कंसर्न है कि एथिक्स पर आखिर ये एथिक्स सब्जेक्ट निकल कर क्यों आया। तो एथिक्स का सीधा रिलेशन है सोसाइटी की डिमांड से। एवरी सोसाइटी रिक्वायर्स some forms of rules, regulation, norms which can be followed for successful run of that society। तो कुछ नियम चाहिए सोसाइटी के लिए ताकि वो जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के उन नियमों को फॉलो करें। ओके, तो ज़रूरत क्या है नियमों की? ज़रूरत है एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी वांट्स टू इंक्रीज हिज हैप्पीनेस। सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं, या हम कहें कि ह्यूमन रेस की बात करें, इवन एनिमल्स की भी बात करें, जो एनिमल डिज़ायर्स होती हैं उनके अंदर, उसकी बात करें, तो फाइनल जो गोल है दैट इज हैप्पीनेस। दिस हैप्पीनेस में हैव डिफरेंट डेफिनेशंस इन द, इसके कई परिभाषाएं हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस हो सकती है। सम पीपल कैन कंसिडर हैप्पीनेस एज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। कुछ लोगों के लिए हैप्पीनेस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होती है। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सभी जानते हैं मास्लो की नीड हायरार्की के बारे में। तो मास्लो कहते हैं कि नीड हायरार्की जो इनिशियल लेवल पे नीड हायरार्की होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, तो वो सबसे नीचे के लेवल पे हैप्पीनेस है। जो एनिमल डिज़ायर्स हैं वो इससे पूरी हो जाती हैं। और जो अपेक्स लेवल पे जो हैप्पीनेस है वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हैप्पीनेस का लेवल है वो अलग अलग हो सकता है फॉर द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इवन हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट नेशंस हैं, उनके अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, तो हर सोसाइटी की अलग अलग हैप्पीनेस के यार्डस्टिक्स हो सकती हैं, जिनके बेसिस पर वो सोसाइटी अपने कुछ रूल्स चाहती हैं, रेगुलेशंस चाहती हैं, कस्टम्स चाहती हैं। और to form these rules, regulations, customs, norms, we have to study the subject ethics in a very systematic way, in a very scientific way। और ये स्टडी किस तरह से की जाती है, इसकी अप्रोच क्या होती है, इसे हम अभी आगे देखेंगे। तो एथिक्स यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत पड़ी हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, अब हैप्पीनेस के लिए समझने की ज़रूरत यह है कि हैप्पीनेस कहाँ से निकल कर आती है। What are the sources of happiness? Whatever the form of those happiness, but more or less sources of happiness are materialistic things, जो physical things हैं वही happiness देती हैं। spiritual happiness की बात करें तो spiritual happiness knowledge से आती है, conscience से spiritual happiness आती है। तो इन सारी चीज़ों का ये जो भी रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं हैप्पीनेस के, ये सोर्सेज लिमिटेड हैं। तो दीज सोर्सेज आर लिमिटेड एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी डिजायर्स टू इंक्रीज देयर हैप्पीनेस एट एनी कॉस्ट। सभी मेंबर चाहते हैं मैं अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा लूं, पर सोर्सेज तो लिमिटेड है। तो उस सोसाइटी की जो अथॉरिटी है, जो एजेंसी है, ऑथोराइज्ड एजेंसी है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जैसे सॉवरेन भी कहते हैं फिलोसफिकल लैंग्वेज में, संप्रभु है, तो वो अथॉरिटी उन नॉर्म्स को बनाती है जिनके बेसिस पर यह डिसाइड होता है कि किस मेंबर के पास हैप्पीनेस के लिए जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो कितने होंगे। और इनडायरेक्टली आई कैन से हाउ दिस हैप्पीनेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो अलग अलग मेंबर्स के बीच ये हैप्पीनेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब हम यह भी जानते हैं कि हैप्पीनेस के जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वी कैन नॉट इंक्रीज दो सोर्सेज, वो लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड सोर्सेज हैं तो हम उनको बना नहीं सकते, लेकिन हम हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन तक हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उस एक्सटेंशन के लिए भी कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, तो वो भी एथिक्स के अंदर हम देखेंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हैप्पीनेस का आखिरी आती कहाँ से हैप्पीनेस। तो हम ये जानते हैं कि प्लेजर एंड पेन्स आर टू मोरल मास्टर्स। प्लेजर और पेन ये लाइफ के इनसेपरेबल पार्ट हैं। ह्यूमन लाइफ में प्लेजर भी होगा, पेन भी होगा। अब हैप्पीनेस के लिए यह ज़रूरी है कि प्लेजर इंक्रीज हो और पेन रिड्यूस हो। प्लेजर इंक्रीज होना चाहिए और पेन को हम कम करने की कोशिश करते हैं। वी कैन नॉट डिस्पेल आउट पेन कंप्लीटली एंड वी कैन नॉट इंक्रीज प्लेजर इनफाइनाइटली। सो वी हैव टू मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन प्लेजर एंड पेन। जब इसके बीच बैलेंस बना होगा तो हैप्पीनेस बनी रहेगी। तो यहां पर प्लेजर को इंक्रीज करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए हमें एथिक्स के स्टडी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर अब ये स्टडीज किस तरह से की जाती हैं, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टूल्स ऑफ स्टडीज दिस सब्जेक्ट एथिक्स। तो इस एथिक्स में स्टडीज के बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जो नॉलेज को गेन करने के तरीके हैं, हम जानते हैं नॉलेज कितने तरीके से मिल सकता है। इंडक्टिव नॉलेज होता है, डिडक्टिव नॉलेज होता है। फिर कांट आ जाते हैं, वो दोनों को मिला देते हैं, तो वो कहते हैं सिंथेटिक या प्रायरी जजमेंट्स के बेसिस पर नॉलेज होता है। वो कहते हैं कि नॉलेज इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरीके से नॉलेज होता है। तो यहाँ इसका स्कोप नहीं है, हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि एथिक्स पे जब स्टडी की जाएगी तो वहाँ पर सारी टूल्स अप्लाई किए जाएंगे। डिडक्टिव नॉलेज किस तरह से होगा एथिक्स का, इंडक्टिव नॉलेज किस तरह से होगा, ये सारे टूल्स हम देखेंगे, जिसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस ऑफ एथिक्स आई हैव पुट हियर। फर्स्ट इज ethics originates from Greek word ethos. I have already explained this. Literally means customs, habits, traditions, conduct, frequent practices or the set of rules of a particular society. तो ethics की कोई भी बात करता है, कोई भी word ethics आपके दिमाग में आता है तो आपको सीधे समझना है कि rules की बात चल रही है, regulations की बात चल रही है, कैसे बनेंगे उसकी बात चल रही है। Next definition Mackenzie gives, ethics is the study of determining गुड और राइट इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में गुड और राइट को डिटरमाइन करने की बात होती है एथिक्स में। इट इज द साइंस ऑफ द आइडियल रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में क्या आइडियल्स होने चाहिए उसका साइंस है। ये आइडियल्स नॉर्म्स के फॉर्म में हो सकते हैं, रूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, रेगुलेशंस के फॉर्म में हो सकते हैं, जिन्हें ह्यूमन बिहेवियर में देखा जाए। Next, William Lilly says ethics is the normative science. William Lilly says ethics is normative science. This is the science of norm. देखिए, this is science. Lilly says ethics is science. So, in the definition of Lilly, in the definition given by Lilly, ethics becomes science, and science is inductive. Science का जो knowledge होता है वो इंडक्टिव नॉलेज होता है। डिफरेंट एग्जाम्पल से हम ड्रॉ करते हैं उस नॉलेज को, और ये नॉलेज हमें नॉर्म्स के बारे में करना है। सो एथिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन सोसाइटीज। एथिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद कंडक्ट इन सो फार एज दिस इज कंसिडर्ड एज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, अ सिंगल टर्म फॉर कंडक्ट सो कंसिडर्ड इज मोरल कंडक्ट और मोरल लाइफ। अब इस सोसाइटी में ये जो नॉर्म्स बना दिए जाएंगे, ये बना दिया जाएगा कि दीज नॉर्म्स आर आइडियल। नाउ एवरी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैव टू फॉलो दीज नॉर्म्स। इफ मेंबर द बिहेवियर ऑफ और एक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज एज पर द नॉर्म्स, those norms will be, those actions will be acceptable, otherwise those actions will not be acceptable। और इन नॉर्म्स को यदि एक्सेप्टेबल जो नॉर्म्स हैं, एक्सेप्टेबल नॉर्म्स, इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर बिहेव करेगा, एक्शन अगर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होंगे तो रिवार्ड्स के प्रोविजंस होंगे, और एक्शंस अगर नॉर्म्स से अगेंस्ट होंगे
तो पनिशमेंट के प्रोविज़न किए जाएंगे। तो अब एथिक्स में ये जो नॉर्म्स बनाए जाएंगे, रूल्स बनाए जाएंगे, इसमें रिवार्ड्स का भी प्रोविज़न होगा, पनिशमेंट का भी प्रोविज़न होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, वी कैन अंडरस्टैंड दिस punishment in terms of, I can give an example of IPC, Indian Penal Code. इंडियन पिनल कोड में जब इंडियन पिनल कोड को बनाया गया, इस पर स्टडी की गई थी, तो ये बहुत सारी चीज़ें सामने रही होंगी। सोसाइटी की कुछ डिमांड्स होगी एट दैट टाइम, और उस स्पेस में सोसाइटी की कुछ डिमांड रही होंगी। तो इंडियन पिनल कोड को जब बनाया गया, पनिशमेंट के प्रोविज़न किए गए, तो एथिक्स पर स्टडी की गई। नेक्स्ट इज रिवार्ड्स के भी प्रोविज़न किए जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के रिवार्ड्स के प्रोविज़न किए जाते हैं नॉर्म्स में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि इस तरह से एथिक्स निकल करके आता है। नेक्स्ट इज determinants of ethics. Now I will explain what are different factors which determine ethics of a particular society. किसी particular society या समाज की बात करें या किसी country की बात करें, तो उसमें कौन से factors होते हैं जो ethics को decide करते हैं। तो इनमें जो basic factors हैं, fundamental तौर पर हम देखें तो ये फैक्टर्स बेसिक फैक्टर्स हैं जो किसी भी सोसाइटी के एथिक्स को डिसाइड करेंगे। तो इन फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज मोरल एजेंसी, नेक्स्ट इज स्पेस एंड टाइम, थर्ड इज रिलीजियस इन्फ्लुएंस, फोर्थ एंशिएंट टेक्स्ट, सोशल नीड्स एंड इंटरनेशनल कंपल्शंस। तो ये फैक्टर्स हैं जो एथिक्स को डिटरमिन करते हैं। अब इन फैक्टर्स में हम ये देखेंगे कि ये फैक्टर्स किस तरह से एथिक्स को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले समझने की बात है कि ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करेंगे कि उस सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम क्या है। उस सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम क्या है, यह वैल्यू सिस्टम इन फैक्टर्स को भी अफेक्ट करेगा और ये फैक्टर्स विल आल्सो अफेक्ट द वैल्यू सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। सो दोज फैक्टर्स, ऑल दीज फैक्टर्स एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, दे आर इन वाइस वर्सा रिलेशनशिप। दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में है। अब ये जो फैक्टर्स हैं, मोरल एजेंसी, स्पेस एंड टाइम, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, एंशिएंट टेक्स्ट, यह फैक्टर्स डिसाइड करते हैं एथिक्स को। उस सोसाइटी के एथिक्स क्या होंगे, उन्हें ये फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। फिर जब एथिक्स तो स्टडी है, ये स्टडी करेंगे, इस पर सारे फैक्टर्स के बेसिस पर स्टडी होगी नॉर्म्स की, और ये जब निकल कर के आएंगे तो इसके दो सोर्स होंगे इस एथिक्स के। इस एथिक्स को समझने के दो सोर्स हो जाएंगे। पहला होगा कॉन्सेंस और सेकंड होगा लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स। तो ये डिटर्मिनेंट्स इस तरह से हमारा आगे टॉपिक भी है, कॉन्सेंस, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एज सोर्सेस ऑफ एथिकल नॉलेज, उसे भी हम यहाँ पर कुछ ग्लिम्स इसके देखेंगे। तो सबसे पहले है मोरल एजेंसी। फोन उठा लो। मोरल एजेंसी। तो मोरल एजेंसी किस तरह से एथिक्स को डिसाइड करती है। देखिए, सोसाइटी में जब एथिक्स को कंस्ट्रक्ट करने की बात हुई तो जो डिफरेंट मेंबर्स थे सोसाइटी के, दे केम इनटू एन एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट में आते हैं। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इसे आगे हम टेक्निकल तौर पर समझेंगे, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमारे लिए
एथिक्स डिसाइड कौन करेगा, मोरालिटी को डिसाइड कौन करेगा? तो ये जो मोरल एजेंसी है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट से निकल कर आई। जो सोसाइटी के डिफरेंट मेंबर्स हैं इनने कॉन्ट्रैक्ट्स किए आपस में और डिसाइड किया कि ये मोरल एजेंसी है और ये हमारे लिए नॉर्म्स बनाएगी। दिस मोरल एजेंसी कैन बी अ किंग, कोई राजा हो सकता है राजशाही में, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट सॉवरेन है डेमोक्रेसी में, वो रूल्स बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी। और ट्राइबल कल्चर में हम देख सकते हैं कि जो सरदार होगा ट्राइबल्स का वो नॉर्म्स बना सकता है। जैसे कि अगर इसका एक और एग्जांपल लें हम कि पंचायतें गांव में छोटी छोटी पंचायतें होती हैं वो नॉर्म्स बना देती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मेंबर्स ने जो कंसेंसस से डिसाइड किया उनमें आपस में कंसेंट हो गई, उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हम आपको अपने लिए नॉर्म्स बनाने के लिए अथोराइज करते हैं, वी सरेंडर आवर राइट्स, आपके लिए हमने अपने राइट्स दे दिए, आप डिसाइड कीजिए हमारी लाइफ के बारे में ताकि पूरी की पूरी सोसाइटी के बीच में हैप्पीनेस इंक्रीज हो। तो बहुत कुछ इस मोरल एजेंसी का इस बात पे डिसीजन होगा। अब ये मोरल एजेंसी किस तरह के एथिक्स को बनाएगी, इस मोरल एजेंसी के एथिक्स किस तरह के होंगे? तो हम ये समझते हैं कि आप ये जान सकते हैं कि किंग हो, पार्लियामेंट हो या पंचायत हो या किसी भी तरह की मोरल एजेंसी हो, उसका वैल्यू सिस्टम डिसाइड करेगा कि वो कितने अच्छे एथिक्स बनाएगी। हम देखते हैं हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, उनके एथिक्स हम देखते हैं, किसी भी तरह से हम देखें तो उनके वैल्यू सिस्टम है, उस वैल्यू सिस्टम के बेसिस पर ही एथिक्स बनेगा। इंडिया की बात करें, वैल्यू सिस्टम साउंड है हमारे, तो हमारे एथिक्स उतने ही साउंड होते हैं, वेल एक्सेप्टेड होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है मोरल एजेंसी का, जो एथिक्स को डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज आइडियल्स। आइडियल्स क्या है उस सोसाइटी के, उस मोरल एजेंसी के, वो भी डिसाइड करते हैं। जैसे डेमोक्रेसी की बात करें हम, डेमोक्रेसी में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, बहुत सारी पार्टीज होती हैं। तब हम देखते हैं कि कोई एक खास तौर से एक पार्टिकुलर पार्टी जब आती है पावर में तो एथिक्स कुछ अलग तरह से बनने लगते हैं। ठीक है, जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, पार्टीज चेंज करती हैं, पावर शिफ्ट होता है, तो जो रूलिंग पार्टी है उसके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, उसके जो एथिक्स हैं, उनके बेसिस पर वो पार्लियामेंट में लॉज बनाते हैं। हम देखते हैं कानून बनते हैं, बिल पारित होते हैं, उसमें जिस तरह के बिल रखे जाते हैं, उसमें जो प्रोविजंस होते हैं वो काफ़ी कुछ उनके वैल्यू सिस्टम से जुड़े होते हैं सीधे तौर पर। इसीलिए कहा जाता है कि एथिक्स इज बिकमिंग, एथिक्स इज नॉट रिजिड, इट इज़ फ्लेक्सिबल। यह हमेशा इसमें डेवलपमेंट के कुछ ना कुछ स्कोप होता है, यह डेवलप होता रहता है, फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट इज स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम भी एथिक्स को डिसाइड करता है। स्पेस एंड टाइम का यहां पर मतलब है रीजन और पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। किसी भी सोसाइटी में हम ये देखें कि वो किस रीजन से रिलेटेड है, तो उस रीजन के जो कल्चर्स होंगे, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, वहाँ की ज्योग्राफी जैसी होगी, वहाँ का क्लाइमेट जैसा होगा, वही वहाँ के नॉर्म्स को भी डिसाइड करेगा। इवन टाइम भी, हिस्ट्री, पास्ट का मतलब है हिस्ट्री, उस रीजन की हिस्ट्री क्या रही है, उनका पास्ट कल्चर क्या रहा है, यह भी डिसाइड करता है कि एथिक्स किस तरह के होंगे, नॉर्म्स किस तरह के बनेंगे, नॉर्म्स बनाने के लिए स्टडी किस तरह से की जाएंगी। प्रेजेंट, अभी उस सोसाइटी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, रिसोर्सेज का स्टेटस क्या है, वेदर दैट सोसाइटी इज रिसोर्सफुल और नॉट, दैट सोसाइटी इज नॉट हैविंग सफिशिएंट रिसोर्सेज, तो यह भी डिसाइड करेगा कि उस सोसाइटी के एथिक्स क्या होंगे। रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, हो सकता है वो सोसाइटी ऐसे नॉर्म्स बनाए जो वॉर को प्रमोट करें। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल में हम ये देखते हैं दैट इज द ओनली प्रिंसिपल दैट सपोर्ट्स वॉर। वॉर को अकेला सपोर्ट करने वाला एथिक्स में प्रिंसिपल है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल।
तो अगर रिसोर्सफुलनेस भी सोसाइटी का डिसाइड करता है कि एथिक्स किस तरह का होगा, फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है उस सोसाइटी के, यह भी डिसाइड करेंगे कि उस सोसाइटी में किस तरह से एथिक्स बनेंगे, नॉर्म्स किस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट इज रिलीजियस इन्फ्लुएंस। पहले जो कमांडमेंट्स की बात होती थी, एथिक्स इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कमांडमेंट। अभी इन कमांडमेंट्स को रूल्स के फॉर्म में देखते हैं, रेगुलेशंस के फॉर्म में कहते हैं। इंटरनल कमांडमेंट्स जो अंदर से गट फीलिंग के फॉर्म में निकलते हैं, उन्हें कॉन्सेंस के फॉर्म में देखते हैं। उस समय डिवाइन कमांडमेंट्स को एथिक्स माना जाता था। पुरानी टाइम की बात कर रहे हैं जब रिलीजियस इन्फ्लुएंस अपने एक्सट्रीम पर था। नाउ दिस रिलीजियस इन्फ्लुएंस इज इफेक्ट ऑफ दिस रिलीजियस इन्फ्लुएंस इज डिक्रीजिंग, बट स्टिल दिस रिलीजियस इन्फ्लुएंस अफेक्ट्स एथिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी। अभी भी रिलीजियस इन्फ्लुएंस हम देखते हैं एथिक्स में, किस तरह से एथिक्स को डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज एंशिएंट टेक्स्ट। जो पुराने टेक्स्ट हैं नैतिकता पर आधारित, मोरालिटी पर आधारित, एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री, एवरी रिलीजन हैव सम रिलीजियस टेक्स्ट जो आपको नैतिकता की बात करते हैं, आपको बताते हैं कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, गुड और बैड के बीच में डिफरेंस बताते हैं। देखिए एथिक्स कुछ नहीं है, गुड और बैड का डिफरेंस बताना है। गुड और बैड जो होता है वो रिलेटिव टर्म है। कभी किसी चीज़ जो आज हमारे लिए गुड है हो सकता है कुछ समय के बाद वो बैड हो। तो इसे हम आगे देखेंगे, कॉन्सिक्वेंशलिज्म में हम देखेंगे आगे कि किस तरह से गुड और बैड डिसाइड होते हैं। तो एंशिएंट टेक्स्ट भी बताते हैं किसी सोसाइटी के कल्चर के बारे में, डायरेक्शन देते हैं, और इनके बेसिस पर भी हम देखते हैं कि एथिक्स डिटरमिन होता है। जैसे हितोपदेश की बात करें हम, रामायण, महाभारत, वेद, बाइबल, कुरान, ये सारे के सारे जो टेक्स्ट हैं यह एथिक्स को डिटरमिन करते हैं किसी भी सोसाइटी के। सोशल नीड, यस, सोशल नीड्स यह भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है एथिक्स के लिए। एथिक्स निकल कर कहाँ से आ रहा है? एथिक्स मेंबर्स जब डिमांड करते हैं सोसाइटी के, डिमांड के बेसिस पर ही अथॉरिटी, मोरल एजेंसी एथिक्स को बनाती है। जब पूरी सोसाइटी डिमांड करने लगेगी, एक पर्टिकुलर डिमांड निकल कर के आएगी, तो एथिक्स बनाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी सोसाइटी की। खासतौर से डेमोक्रेसी में तो जो जनता की आवाज़ है, जो डिमांड है, उसको पूरा करना होता है। तो जब सोशल नीड्स बढ़ेंगी या चेंज होंगी तो एथिक्स चेंज हो जाएंगे। विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, तो नारी सशक्तिकरण क्यों शुरू हुआ? जब जो फेमिनिस्ट थे उनने एक मूवमेंट शुरू कर दिया, तो एक कंसिडरेबल पार्ट है जो सोसाइटी का, उसने जब मूवमेंट शुरू किया तो एथिक्स चेंज करने पड़े, बहुत सारे रूल्स चेंज करने पड़े, नए बिल लेकर आने पड़े जिसमें विमेन एम्पावरमेंट के लिए एडिक्वेट प्लेस दिया गया। तो ये सोशल नीड भी एथिक्स को डिसाइड करती है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कंपल्शंस। इंटरनेशनल कंपल्शंस भी डिसाइड करते हैं कि आप अपनी कंट्रीज़ में किस तरह का एथिक्स बनाएंगे। जैसे कि हम यूएन की बात करें तो यूएन बहुत सारे कोड्स बनाता है, बहुत सारे नियम बनाता है। उन नियमों को एक्सेप्ट करना जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी ड्यूटी है, वो उन कंट्रीज़ की ड्यूटी है कि वो यूएन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको एटलीस्ट फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि आए दिन न्यूज़ में आता है कि यूएन ने या जो अमेरिका ने किसी कंट्री पर बहुत सारे बंद लगा दिए, उसके यहाँ से व्यापार बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया, इंपोर्ट उसका चेक कर दिया, इंपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये इंटरनेशनल कंपल्सन भी एथिक्स को डिसाइड करते हैं। इसके तौर पे एग्जांपल आप देख सकते हैं फाइटोसैनिटरी मेजर्स, चाइल्ड लेबर पे बेसिस पर जो WHO के बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो इन्हें एक्सेप्ट करना होता है उस सोसाइटी को अगर उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में बने रहना है। तो ऑल दीज फैक्टर्स डिटरमिन एथिक्स। तो इसे हमने समझने का प्रयास किया। अब हम आगे ये देखते हैं
ये फैक्टर्स एथिक्स को डिसाइड कर रहे हैं। एथिक्स किस तरह से स्टडी होगी रूल्स रेगुलेशंस के लिए। अब जब एथिक्स पर स्टडी होगी तो ये एथिक्स पर स्टडी दो तरह से हो सकती है। हो सकता है कि इंटरनल स्टडी हम खुद करते हैं, जो एथिक्स पर अपने नॉर्म्स बनाते हैं, पर्सनल नॉर्म्स हम बनाते हैं अपने, वो भी एथिक्स हैं, पर्सनल एथिक्स हैं, तो वो कॉन्सेंस के फॉर्म में दिखेंगे हमें। जब पब्लिक एथिक्स बनेगा, एक मास लेवल पे एथिक्स बनेगा, कम्युनिटी के लिए एथिक्स बनेगा, तो उन्हें रूल्स रेगुलेशंस के फॉर्म में देखते हैं। तो जब रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो यहां पर इंडक्टिव अप्रोच यूज की जाती है। रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए इंडक्टिव अप्रोच यूज की जाती है, और यहां पर एथिक्स को नॉर्मेटिव साइंस कहा जाता है। हियर एथिक्स बिकम्स नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्योंकि नॉर्म्स बना रहा है, और साइंस है क्योंकि ये इंडक्टिव अप्रोच पर बेस्ड है। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब है कि सोसाइटी में जो डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखकर, उनसे लर्निंग लेकर हम ये देखते हैं कि हैप्पीनेस को अगर कम हो रहे हैं, इन इंसिडेंट्स के कारण हैप्पीनेस कम हो रही है, तो उन इंसिडेंट्स को रोकने के लिए कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, किस तरह के लॉज बनाए जा सकते हैं जो उन इंसिडेंट्स को रोकें, ताकि प्लेजर बढ़े और सोसाइटी में पेन कम हो, क्योंकि प्लेजर और पेन ही डिसाइड करते हैं कि हैप्पीनेस क्या होगा। इंडक्टिव पार्टिकुलर्स स्पेसिफिक रूल्स बनते हैं, स्पेसिफिक फॉर्म में देखेंगे हम रूल्स को। वहीं कॉन्सेंस जो पर्सनल एथिक्स बनेंगे, कॉन्सेंस के बेसिस पर होंगे, ये डिडक्टिव नॉलेज होगा, मैथमेटिकल नॉलेज होगा। जैसे मैथमेटिक्स में हम देखते हैं नॉलेज किस तरह से निकल के आता है, इस तरह का नॉलेज होगा। और जनरल फॉर्म होगा एथिक्स का। कॉन्सेंस आपको हमेशा एक ही तरह का नॉलेज देगा, किसी भी सिचुएशन में होंगे आपका कॉन्सेंस आपको, आपका जो इंटरनल गट फीलिंग है, एक ही तरह का डायरेक्शन देगा, जबकि रूल्स लॉज रेगुलेशंस वेरी करेंगे सिचुएशन टू सिचुएशन, जबकि कॉन्सेंस सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी नहीं करता। तो ये जनरल होता है, ये पार्टिकुलर्स होते हैं, ये डिडक्टिव नॉलेज देता है, ये इंडक्टिव नॉलेज देते हैं, ये नॉर्मेटिव साइंस है, ये मैथमेटिक्स है। तो ये डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं एथिक्स के। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एथिक्स एंड मोरालिटी। एक और टर्म बहुत ही पॉपुलर है, मोरालिटी। आप देखेंगे कि दिस टर्म्स एथिक्स एंड मोरालिटीज आर यूज इंटरचेंजेबली, सिनोनिमसली दिस टर्म्स आर यूज्ड। दोनों को एक जैसे यूज किया जाता है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस है। ये डिफरेंस डाइल्यूट हो जाता है जब हम बात करते हैं, जनरल फॉर्म में बात करते हैं। जब स्पेसिफिक होते हैं तो ये डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस आगे चल के डाइल्यूट हो जाता है। तो फंडामेंटल जो डिफरेंस है इन दोनों में, एथिक्स और मोरालिटी में, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आपको बताया था एथिक्स क्या है, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट आर एथिक्स। एथिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, अध्ययन का विषय है, इन विच लॉज नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस आर फ्रेम्ड, इन्हें बनाया जाता है एज पर द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, उस सोसाइटी की डिमांड के बेसिस पे, फॉर अचीविंग मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए ये नॉलेज, ये एथिक्स फ्रेम किए जाते हैं। और ये हैप्पीनेस कहाँ से आती है, आफ्टर मिनिमाइजिंग पेन एंड मैक्सिमाइजिंग प्लेजर, ये हमने देखा था। वहीं मोरालिटी की अगर बात करें तो ये एक टर्म है मोरालिटाज, उससे ओरिजिनेट होता है, यह इथोस से बना है, जिसका मतलब है नॉर्म्स, और ये मोरालिटीज है जिसका मतलब है मैनर्स। मैनर्स की बात करते हैं इसमें, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, कंडक्ट की बात होती है इसमें। मैनर्स कैसे होने चाहिए आपके, कंडक्ट कैसे होना चाहिए। तो एथिक्स टॉक्स अबाउट प्लेजर एंड पेन।
मोरालिटी टॉक्स अबाउट गुड और बैड। मोरालिटी गुड और बैड के बारे में बताता है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। एथिक्स बताता है कि प्लेजर और पेन, क्या प्लेजरेबल है क्या पेनफुल है। एथिक्स डिसाइड्स राइटियसनेस, मोरालिटी डिसाइड गुडनेस। एथिक्स बताएगा राइटियस, राइट क्या है, राइट और रॉन्ग क्या है। इफ somebody follows norms, rules, regulations based on the study of ethics, then that person is righteous, whatever the consequences are। एथिक्स ये डिसाइड नहीं करता कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपने नॉर्म्स को फॉलो किया, आप राइट हैं, कॉन्सिक्वेंस भले ही उसके नेगेटिव हों। वहीं मॉरलिटी कहेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इरिस्पेक्टिव ऑफ दोज कॉन्सिक्वेंसेस, morality decides good। it tries to determine good और bad। यह डिफरेंस बता देता है कि यह गुड है ये बैड है भाई, कॉन्सेंस के बेसिस पर बता देता है कि ये अच्छा लग रहा है भाई, ये गड़बड़ है, ठीक है, कॉन्सेंस मेरा अलाउ नहीं कर रहा, तो मॉरलिटी कहेगी कि ये अच्छा नहीं है, बैड है। तो एथिक्स और मॉरलिटी की अभी हम आगे और देखेंगे। यहां पर देखें, द क्लासिकल फिलॉसफी ऑफ मॉरलिटी एम्फेसाइजेस ऑन बिकमिंग वर्चुअस फॉर गेटिंग ब्लेस्ड विद हैप्पीनेस। जो क्लासिकल फिलॉसफी है मॉरलिटी की, ये एम्फेसाइज करती है वर्चुअस बनने पर, वर्च्यूफुल होने पर। आपके अंदर वर्च्यू डेवलप होना चाहिए। बहुत सारी वर्च्यूज की बात होती हैं, हम आगे वर्च्यू एथिक्स में पढ़ेंगे इसे। अभी जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, विजडम, करेज, ये वर्च्यू है। टेम्परेंस, फोर्टिट्यूड, ये वर्च्यू है। इंटीग्रिटी वर्च्यू है। तो यहां पर वर्चुअस होने की बात होती है मोरालिटी में। एथिक्स में वर्चुअस होने की बात नहीं है, लीगल होने की बात होती है। आपको लीगैलिटी को फॉलो करते हैं तो यू आर एथिकल, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग लीगल, इफ यू आर नॉट वर्चुअस देन यू आर नॉट मॉरल, यू आर नॉट अ मोरल एजेंट। आप इमोरल हो जाते हैं, भले ही आप रूल्स को फॉलो करें, रेगुलेशंस को फॉलो करें, वो मोरालिटी बोलता है। एथिक्स एंड मोरालिटी आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, मैंने बताया सिनोनिमसली यूज होते हैं। मोरालिटी हैज एटलीस्ट 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स। यस, मोरालिटी के को अगर टेस्ट करना है तो इसके 3 फीचर्स होते हैं। अगर ये 3 फीचर्स हैं तो आप मोरल हैं। पहली चीज, इट कमांड्स यूनिवर्सल एलिजियंस। पहला मोरालिटी का पहला प्रिंसिपल है, इट कमांड्स यूनिवर्सल एलिजियंस। इट मीन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेस एंड टाइम। इसका मतलब है कि कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी रीजन हो, टाइम पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, इट इज फिक्स्ड। एवरी मेंबर ऑफ दैट इज ऑफ एनी स्पेस, एनी रीजन, एनी कंट्री विल फॉलो morality. He will say this is moral, this is immoral. He can easily say कि ये moral है, ये immoral है. So it commands universal allegiance. सभी फॉलो करना चाहेंगे उसे। कोई ये नहीं कहेगा कि अगर morality कहती है, morality की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने ethics पे बोला था कि IPC की कोई भी बात करूं मैं, सेक्शन 302 एथिक्स पर बात करूं, ठीक है, तो 302 में अगर मैं बात करूं कि कल्पेबल होमिसाइड, नॉन कल्पेबल होमिसाइड, तो एथिक्स उसके बदल जाएंगे। सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने किसी को मार दिया तो वो एथिकल है, ठीक है, एक तरफ। वहीं किलिंग अगर मैं इंटेंशनली करता हूं तो वो अनएथिकल हो जाती है। तो कॉन्सिक्वेंस सेम है, किलिंग ऑफ ए पर्सन, मर्डर कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन उसी कॉन्सिक्वेंस में एक मर्डर एथिकल है, एक मर्डर अनएथिकल है। जबकि यहां पर हम देखेंगे कि मर्डर इन एनी फॉर्म इज इमोरल। किसी भी फॉर्म में मर्डर इमोरल है। हिंसा किसी भी फॉर्म में हो, वायलेंस किसी भी फॉर्म में हो, उसे इमोरल माना जाएगा। सो इट और एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, every society
in every space and time will follow this universal command. Next is it urges impartiality. Yes, इम्पार्शलिटी, मॉरलिटी इम्पार्शलिटी की बात करता है, जहां पर ये हमने देखा कि मर्डर के लिए दो अलग अलग चीजें बना दी, एक को आपने कह दिया कि एथिकल है, दूसरे फॉर्म को कह दिया मर्डर के आपने अनएथिकल है। वहीं यह इम्पार्शियलिटी की बात करता है, एनी फॉर्म ऑफ किलिंग इज इमोरल। लाए की बात करें, झूठ बोलना, मॉरलिटी कहेगी लाए, स्पीकिंग लाए इन एनी फॉर्म इज इमोरल। वहीं एथिक्स बोलेगा कि खुद के प्रोटेक्शन के लिए झूठ बोल दिया तो भाई खुद के डिफेंस के लिए तो झूठ बोलेंगे, लेकिन मॉरलिटी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यहां हम देखते हैं कि मॉरलिटी काफी कुछ थियोरेटिकल है, इसको सामान्य जीवन में फॉलो नहीं किया जा सकता। नोबडी कैन बी मॉरल इन पर्सनल लाइफ और इन जनरल लाइफ, कोई मॉरल नहीं होता। हाँ, एथिकल हो सकता है, वन कैन बी एथिकल बट वन कैन नेवर बी मॉरल। कहीं ना कहीं वो इमोरल एक्शन कर ही देगा, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है। इस आई एंड अदर बात की जाती है, आई एंड अदर। जब ये आई एंड अदर ये डाइल्यूट हो जाता है, इसके बीच का डिफरेंस, तो मॉरलिटी के नज़दीक आने लगते हैं। जब आई एंड अदर का ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मेंटेन करने की बात होती है कि बैलेंस बना रहे इसमें, सोसाइटी में इस आई एंड अदर का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसके लिए एथिक्स बनाते हैं। और इसको पूरी तरह डाइल्यूट करने के लिए मॉरलिटी की बात की जाती है। थर्ड इज सेल्फ एनफोर्सिंग। यस, वहां मैंने पीछे आपको बताया था कि वन ऑफ द डिटर्मिनिंग फैक्टर्स ऑफ एथिक्स इज मोरल एजेंसी। वैल्यूज ऑफ दैट मोरल एजेंसी डिसाइड्स एथिक्स। यहां पर मोरालिटी डिसाइड्स, मोरालिटी इज सेल्फ एनफोर्सिंग। स्वप्रेरणा से मोरल हो सकते हैं आप, आपको कोई बाहरी दबाव पर के आधार पर मोरल नहीं बना सकता। मोरालिटी कैन बी इनकलकेटेड बाय योर ओन ओनली, आप खुद से ही मोरल बन सकते हैं, इसलिए ये सेल्फ एनफोर्सिंग है। तो ये मेजर डिफरेंस है एथिक्स एंड मोरालिटी में। नेक्स्ट, इसे हम आगे देखेंगे। यस, अब मैं एथिक्स और मोरालिटी में कंपैरिजन देखूं। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट एथिक्स एंड मोरालिटी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पॉइंट्स। फर्स्ट इज ethics pertains to specific group और culture. Yes, एथिक्स मैंने अभी बताया कि किसी एक खास सोसाइटी का एक खास एथिक्स होता है, वो उसी स्पेस में उसी टाइम पर किसी और स्पेस में अलग हो सकता है। पाकिस्तान की बात करूं मैं, पाकिस्तान में वॉर उनका एथिक्स हो सकता है, इंडिया में वॉर एथिक्स नहीं है। हम दोस्ती की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। तो हमारा एथिक्स हमारे लिए ब्रदरहुड एथिक्स है, पाकिस्तान में वॉर एथिक्स हो सकता है, नेबरिंग कंट्रीज से वॉर करना एथिक्स हो सकता है। तो एथिक्स, क्योंकि ये सोसाइटी डिमांड करती है, मोरल एजेंसी डिसाइड करती है, तो ये स्पेसिफिक होते हैं, ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, कल्चर स्पेसिफिक होते हैं। वहीं मैंने क्या बताया था कि मोरालिटी का जो इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, दैट इज यूनिवर्स। वन ऑफ दोज क्वालिटीज इज यूनिवर्सल एलिजियंस। इट कमांड्स यूनिवर्सल एलिजियंस। ये पूरी यूनिवर्स इसको फॉलो करना चाहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो इट पर्टेन्स टू पर्सनल कंपास ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ट्रांसेंड्स कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स के परे है, आपकी गट फीलिंग से निकल कर आता है। इन द रीजनल कॉन्टेक्स्ट इट इज ऑब्जेक्टिव। किसी रीजन में ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्टिव होगी, फिक्स होगी। मैं रीजन की बात करूं, मैं बात करूं अगर इंडिया की, तो इंडिया में जो भी नॉर्म्स हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम वेरी नहीं करेंगे, फिक्स्ड हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। जबकि इन यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट ये सब्जेक्टिव हो जाएंगे। इंडिया में कुछ और हो सकते हैं, अमेरिका में कुछ और हो सकते हैं। तो यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में
अलग अलग एथिक्स हो जाएंगे। तो ये सब्जेक्टिविटी हो जाएगी, अपने अपने तरीके से सारी सोसाइटीज़ डिसाइड करती हैं। मॉरलिटी इन रीजनल कॉन्टेक्स्ट इट इज सब्जेक्टिव। यस, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की बात करूं, इंडिया में एथिक्स है, एक एथिक्स है इंडिया में, कैपिटल पनिशमेंट। इट इज़ स्टिल प्रिवेल्ड इन इंडिया। इंडिया में अभी बैन नहीं है कैपिटल पनिशमेंट इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। पर ऐसा हो सकता है कि सर्टेन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्टेन इंडियंस डू नॉट एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, और वो हो सकता है कि कैपिटल पनिशमेंट को डिसअलाउ करते हों, उनका कॉन्सेंस अलाउ नहीं करता हो। तो यहाँ पर रीजनल कॉन्टेक्स्ट में मोरालिटी सब्जेक्टिव हो जाती है, लेकिन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में ये ऑब्जेक्टिव है। पूरी दुनिया यह बात को मानती है कि कैपिटल पनिशमेंट ठीक नहीं है, इस बात को मोरली तो एक्सेप्ट करती है, एथिकली भले एक्सेप्ट ना करे, बिकॉज ऑफ द सक्सेसफुल रन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। इट इज स्पेस एंड टाइम डिपेंडेंट, कई बार मैं बता चुका हूं, इट इज स्पेस एंड टाइम इंडिपेंडेंट। इट इज द जनरल फॉर्म विच गिव्स गाइडलाइंस टू प्रोड्यूस लॉ एंड वेल कोडेड रूल्स। ये जनरल फॉर्म में होते हैं जो गाइडलाइंस बताते हैं, जो लॉज रूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज अनटोल्ड एंड अनरिटन फीलिंग ऑफ ए रैशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन मैन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ये मैं आपको बता चुका हूं। एथिक्स आर एक्सप्लिसिट एंड क्लियर, हैंस इजी टू इम्प्लीमेंट। ये रेडीमेड फॉर्म में होते हैं, कोड्स रूल्स रेगुलेशंस के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसे समझना आसान होता है, फॉलो करना आसान होता है। मोरालिटी वेग होती है इसीलिए, क्योंकि ये गट फीलिंग है, आपके इंट्यूशंस हैं, तो इम्प्लिसिट होती है, वेग होती है, हैंस डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इसे इम्प्लीमेंट करना मोरालिटी के बेसिस पर आप सोसाइटी को नहीं चला सकते, ठीक है। हर मेंबर अपनी अपनी मोरल कंपास की बात करेगा, कहेगा, तो एक झगड़ा शुरू हो जाएगा कि क्या है, मोरालिटी है क्या। एथिक्स में हमने फिक्स रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, उसके बेसिस पे सोसाइटी चलती है। बेस्ड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज, मैंने बता दिया आपको, ये इंटरनल सोर्सेज पर चलता है। तो ये दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताए एथिक्स और मोरालिटी के बारे में। आज हमने चर्चा की कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो सिलेबस है, इसके वेरियस पार्ट्स क्या हैं, हाउ वी विल डील विद दिस एंटायर सिलेबस इन 3 पार्ट्स। एथिक्स दैट इज related to philosophical aspect, integrity that is related to administrative aspect, and aptitude related to socio-psychological aspect of this subject. फिर हमने देखा कि what is ethics, definition of ethics, then we have seen what are the different factors which determine ethics of a particular society, बहुत सारे factors देखे। फिर हमने ये भी देखा कि different approaches क्या होती हैं, sources क्या होते हैं ethics के। फिर हमने इन सोर्सेज को हम आगे और एलेबोरेट करेंगे, एक पूरी क्लास है इस पर, उसे देखेंगे। फिर हमने ये देखा कि मोरालिटी क्या है, हाउ मोरालिटी इज़ डिफाइंड, मोरालिटी और एथिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है जो आगे चल के डाइल्यूट हो जाता है, पर फंडामेंटल इनके बीच में डिफरेंस है, इनका कंपैरिजन देखा हमने। तो आज हमने इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। कल हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, अप्रोचेस क्या हैं, एथिक्स को किस तरह से फ्रेम किया जाता है, डिफरेंट जो टूल्स हैं एथिक्स को बनाने के, वो टूल्स क्या हैं, उन्हें हम कल देखेंगे। थैंक यू।